नमस्कार, मेरा नाम नरपत। तो आज हम चौथा टॉपिक है जिसका नाम फ्रांसीसी क्रांति का चौथा टॉपिक कौन सा है, जिसका नाम है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। हाँ, जरूर हुई है। ओलंपिक कुछ प्रमुख औरत थी जिन्होंने महिलाओं के लिए प्रमुख क्रांति की। तो आज जानेंगे प्रमुख। तो ठीक, वर्षाई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें भी कहती है हमें भी वोट देने का अधिकार चाहिए। तो आप जानेंगे आए पूरे चित्र। 5 अक्टूबर 1789 की घटना कई चित्रों में एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्षाई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। राजा को अरे गजब। तो शुरू करते हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेटस की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। कौन कौन सी ये प्रमुख काम है कि कह सकते हैं कि तीसरे स्टेटस की औरतें क्या क्या काम करती थी। तो सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फल फूल की सब्जियां बेचती थी, संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी, मतलब अमीरों के घर में काम करती थी। और बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी, मतलब रंडीबाजी भी करती थी। ठीक, ये प्रमुख है। ठीक, ये प्रमुख है। इसके बाद अधिकांश महिलाओं के पास पढ़े लिखे तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, क्योंकि पढ़ नहीं सकती थी, बेचारी गरीब थी। मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, बड़ी हो गई थी। और पॉइंट ये केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेटस के धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, मतलब बड़े बड़े इमारतें थी उसमें पढ़ पाती थी। ये प्रमुख है। कॉन्वेंट अभी हमने जाना था पिछली क्लास में, कॉन्वेंट किसे कहते। ठीक, और लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। तीसरे स्टेटस की धनी परिवारों की लड़कियां, ये बात याद है ना, धनी परिवारों की लड़कियां पढ़ पाती थी तीसरे स्टेटस में, जैसे वकीलों की ऐसे प्रमुख पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना। लाइन भी लगाती थी बेचारी महिलाएं, देख सकते हो कितना कष्ट झेलती थी पर काम। उसके बाद पाव रोटी लाना, बच्चों को भी देख रेख ये भी करती, महिलाएं करती थी। साले पति कुछ नहीं करते, मेरे आईडी निठल होते थे। इसके बाद खाना पकाना, इसके बाद पानी लाना, ये हमने पढ़ लिया। लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों को देख रेख करना उनकी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं में अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद राजनीतिक क्लब शुरू किए। इन्होंने भी क्लब शुरू किए। पहले जैकोबिन क्लब जैसे पुरुषों का थे, जैसे महिलाओं ने भी कोई क्लब में जाना शुरू किया, बातें करने लगी। विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। कितने, ये बात याद रखना, महिलाओं के 60 क्लब अस्तित्व में आए, जहाँ महिला इकट्ठी होती थी, चर्चा करती थी बातों कि ऐसे कैसे काम करते हैं, हमें चुनाव का अधिकार नहीं, ऐसे इस प्रकार की। तो अब ये पढ़ते हैं आगे। द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था महिलाओं का। ये पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है कि सबसे मशहूर क्लब महिलाओं के लिए कौन सा था जहाँ महिलाएं इकट्ठी होती थी। तो नाम क्या है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। इसके बाद जाने तो उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात को निराश हुई कि 1751 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाए। क्या संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाए कि क्या वो भी संविधान में एक मूलभूत अधिकार है, मतलब अधिकार रखती है ये भी महिला भी। 1751 डेट याद रखना। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। ठीक, प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सुधार महिलाएं आक्रोश करने लगी तो कुछ कानून भी लागू किए गए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा
क्या क्या सुधार किए, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विद्यालयों की स्थापना की गई, स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दी गई महिलाओं के लिए। पिताओं ने अपनी उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। मतलब अब महिला अपनी मर्जी से किसी से भी स्वैच्छिक इच्छा से अनुबंध शादी कर सकती थी। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। मजा आ रहा है आपको? मजा नहीं आ रहा? पूरी चैप्टर बहुत हिस्ट्री का चैप्टर, क्लास 9 की फ्रांसीसी क्रांति बहुत अच्छा चैप्टर है मेरा आईडी से। उसके बाद यूरोप में रूसी क्रांति, ये भी रूसी क्रांति वाले चैप्टर भी बहुत अच्छा है। ठीक, तो चलते हैं प्रारंभिक, फिर चलते आगे। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए लागू की। सरकार विद्यालय में स्थापना एवं पढ़ने के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाए। तलाक को, हाँ, इसके बाद ये फिर तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्ज देने का अधिकार दिया गया। मतलब कि मर्द भी तलाक ले सकता है औरत से, औरत भी मर्द से तलाक ले सकती है। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, अपनी मर्जी से कलाकार बन सकती थी महिलाएं, और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंकराज के दौरान, आतंकराज कब से कब, 1793 से 1794, ये याद रखना, पिछली क्लास में मैंने बात की इस बारे में। गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लगा दिया गया। ये आपको पता है, कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादा प्रसिद्ध महिलाएं थी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कुछ को फांसी चढ़ा दिया गया, फांसी भी चढ़ा दिया गया, ये बात याद रखना। मतलब महिलाओं को फांसी भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक एवं 20वीं सदी के प्रारंभ एवं अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन क्यों सही। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की क्रांति सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। देखो कितना कठिन परिश्रम किया महिलाओं, बेचारों महिलाओं को इतना मुश्किल। बराबर 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। कब? 1946 में, बहुत ज़्यादा लेट। पुरुषों को तो देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति के उसके बाद 1792-93 में तो वो चुनाव कर सकते थे, वोट दे सकते थे। अमीर के बाद गरीब भी दे सकते थे, पर महिलाओं को 1946 में, ये इम्पोर्टेंट डेट याद रखना, फ्रांस में कब चुनाव देने लगे। फिर मैं ये कह देता, प्लीज़ ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। वो मैंने क्लास 1 में कहा था या 2 में कहा था ना, वो इतनी इम्पोर्टेंट महिला नहीं थी जितनी ये महिला इम्पोर्टेंट है। जो है प्रमुख क्रांतिकारी महिला ओलम दे गुज, इसका जीवन दे सकते हैं 1748 से 1793 के बीच में ये जीवित रही। ठीक, 1700 देख लेते हैं इसका जन्म तक। ये प्रमुख 45 वर्ष तक जीवित रही ये महिला ओलंपे दे गुज। बेचारी बहुत, अब पढ़ते हैं ओलंपे दे गुज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से महत्वपूर्ण थी। ये बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया प्रमुख रूप से महिलाओं के हित के लिए। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, पुरुष एवं नागरिक अधिकार पत्र घोषणा पत्र था, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो घोषणा पत्र का विरोध किया था क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था कि महिला कुछ है ही नहीं। ये क्या बात हुई? तो ये बात याद रखना, सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, क्या महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली, महारानी उस टाइम और कोई बनी थी पता नहीं, उस टाइम मेरा आईडी से लुई सोलह की पत्नी होगी, फिर पता नहीं। महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए।
सन 1793 में तो ये बात, ये डेट याद रखना। महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ओलंपिक ने कब तैयार किया? 1791 के अंदर। तो फिर क्या हुआ? सन 1793 में ओलंपिक ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। मतलब 1793 में क्या किया? ओलंपिक महिला थी जिन्होंने क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की कि ये गलत बात है, महिलाओं के क्लब क्यों बंद किए जा रहे हैं, ये प्रमुख ओलंपिक ने कहा। फिर बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ। क्या हुआ पढ़ते हैं, महिलाओं ने क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अरे गलत बात है, पूरा मतलब देश के विश्वासघात, ये तो देशद्रोह, तो भाई ये गलत बात, देशद्रोह क्यों ठहरे। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका लिया गया। ये बहुत दुखदायक बात है, पर ये बात ये दे सकते, ये है जो है, ठीक।